तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध में मोहम्मद घोरी ने दिल्ली शासन पर मार्ग प्रशस्त किया था? तो किस युद्ध में मोहम्मद घोरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया था? तो क्वेश्चन का आंसर होगा तराइन का दूसरा युद्ध, जो कब लड़ा गया था? 1192 में। पहला जो लड़ा था वो 1191 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? दिल्ली में। इसके विषय में एक और बात जान लीजिए कि ये पहला जो है कि गुलाम वंश का शासक था जिसने लाहौर से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो उससे पहले जो है बलबन नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन से कर दी और नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को 91 में हार मिली थी, 1191 में, 92 में जीत मिली थी। और ये क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में सबसे पहले मोहम्मद गौरी किस राजा से हारा था? तो वो था भीम द्वितीय। कहाँ का शासक था? तो ये गुजरात का शासक था। सबसे पहले उसी ने इसे हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया? तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? तो शासन का घोषणा पत्र सबसे पहले इल्तुतमिश को मिला था, क्योंकि जो ये थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनको जो गौर वंश के शासक था इसने दासता से मुक्त कर दिया था कि आप दासत्व से अब मुक्त हैं। और ये भारत में उनका सीपी सालार के रूप में, गवर्नर के रूप में ही राज करते रहे, चूँकि 6 से लेकर ये 12 तक, 6 से लेकर 10 तक 2 साल तो लग गए इनको जो है कि प्रमाणित लेने में, दासता से मुक्त होने में, और 2 साल इन्होंने राज किया। 10 में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए चौगान खेलते हुए ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश था वो खलीफा से। ये तो लग रहा है क्वेश्चन दोबारा आ गया। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक जो था गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने चालीसा पद्धति जो थी, 40 लोगों की जो ग्रुप था उसे इसे डिसमेंटल कर दिया था, ख़त्म कर दिया। और इल्तुतमिश को ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन इसके संस्थापक थे। इल्तुतमिश ने कई रिफॉर्म्स लाए थे, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गयासुद्दीन को इसका उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि ये 40 लोग थे, ये 40 लोग कंट्रोल करते थे कि कौन अगला शासक बनेगा, सुल्तान या बनेगा। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसको नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था भारत के जीते हुए प्रशासन के रूप में। और जो 1206 था, 1206 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ का अनौपचारिक रूप से यहाँ पर अपना राज्याभिषेक करा देता है। रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी, वो किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनका एक बेटा भी था, वो पहले राजा बना था, चूँकि वो जो जनमत का दबाव था वो सह नहीं पाया, इसलिए रजिया सुल्तान अब नई वहाँ की गद्दी पर बैठी। वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ, तो तराइन का दूसरा युद्ध था, वो मुस्लिम शक्ति को स्थापित होने में बहुत योगदान दिया। इसमें कारण क्या था? जयचंद। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी, जब जो है गौरी मर गया।
दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया था और दिल्ली को राज्य की राजधानी घोषित की थी, तो वो इल्तुतमिश था। अभी बताया मैंने कि उसने लाहौर से राजधानी दिल्ली तो ट्रांसफ़र कर दी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन था। बलबन जो था उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी, चालीसा पद्धति को बंद कर दिया और सजदा और एक और कुछ था सजदा, उसने सजदा और पाबोस का प्रचलन किया था। सजदा में सर के झुकाकर निगाहें नीचे करके सर झुकाना पड़ता है और शीश झुका के आपको सामने रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि इसने कहा था कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, सुल्तान जिल्ले इलाही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? तो इल्तुतमिश था, इसने चांदी का सिक्का, ये सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का चलाया था। चांदी का जित्तल और सोने का टंका चलाया था। निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी 1210 में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लाख बख्श जिसे किसे कहा गया है। और एक और चीज़ देखिए, कुतुबुद्दीन, इसका आंसर तो आप जान ही रहे हैं, कुतुबुद्दीन होगा। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि ये लाखों में दान करता था। दूसरी चीज़, कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमुखी। तीसरी चीज़ कि इसको और हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई थी। वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार काकी था जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसकी स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराई थी। कुमारगुप्त ने कराई थी। और एक और विश्वविद्यालय इसने जो है कि नष्ट किया था, इसने एक और विश्वविद्यालय नष्ट किया था, विक्रमशिला। विक्रमशिला, और इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने कराई थी। पहली मुस्लिम शासिका जिसने भारत पर शासन किया था, रजिया सुल्तान। इन्होंने 4 साल के लगभग शासन किया था। विद्रोह के कारण ये इनकी डाकुओं ने हत्या कर दी थी। निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी? तो अनंगपाल ने रखी थी। तराइन के युद्ध 1192 ईस्वी में किसको हरा गया था? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। अब तक कई क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी वो कौन था? तो दोआब की आर्थिक क्षमता समझने वाला इल्तुतमिश था। इसने बहुत से बदलाव किए हैं, अपने रिफॉर्म्स किए हैं अपने राज्य में। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो आर.पी. त्रिपाठी जी ने इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में अपना अनौपचारिक इन्होंने राज्याभिषेक करा लिया था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। अभी मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और सोने का जित्तल लागू कराया था। सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जित्तल का प्रचलन किसने कराया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने। 175 ग्रेन के चांदी के टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान, ये देखिए 175 ग्रेन का होता था, इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का टंका चलाने वाला इल्तुतमिश। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? किसने की थी? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? तो वो भी इक्ता का जो है कि इक्ता मतलब जो ज़मीन थी उसको देने का में काम आता था। अब पूरा इसका नहीं पता। इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में मदरसाए मुइज़्ज़ नामक मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने मुइज़्ज़ नामक की स्थापना की थी।
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किसने तुर्क-ए-चहलगानी चालीसा गुलाम सरदारों को नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने ही तुर्क-ए-चहलगानी के 40 लोगों का ग्रुप बनाया था जो गवर्नमेंट को सहायता करेंगे कि कौन सी रिफॉर्म्स लानी है, कौन सी रिफॉर्म्स नहीं लानी है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्र परंपराओं को ग्रहण किया और भारत में वातावरण में सम्मिलित किया था? तो इल्तुतमिश ने ईरान की परंपराओं को भारत में लागू करने की कोशिश की। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी? तो सुल्तान इल्तुतमिश थे जिन्होंने खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली थी। कुतुबुद्दीन की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन की राजधानी लाहौर थी। यहीं से पूरे भारत का संचालन करता था। और दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श से कुतुबुद्दीन को नाम जाना था। इसे 2 नाम और मैंने बताया, हातिम द्वितीय और एक और नाम था, वो था चंद्रमुखी, इसके नाम का मतलब। दिल्ली के किस सुल्तान को उदारता के कारण लाख बख्श पुरस्कार? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद इसी ने बनवाई थी और अलाई दरवाज़ा इसके द्वारा नहीं बनवाया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक निर्माण किसने कराया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अब है कि अढ़ाई दिन के झोपड़े मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंड में निम्नलिखित किस नाटक का अंकित किया गया है? हरिकेली नाटक का अंकित किया गया है। चूँकि यह मंदिर जो था जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम दिया था वो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, इसलिए इस पे जो ये नाटक इस पे अंकित मिला है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर में अढ़ाई दिन का किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 2 नाम इसमें याद रखना है आपको, कुव्वत अल इस्लाम और कुतुब मीनार। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दास गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। कुतुब मीनार के पास महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, अच्छी क्वालिटी की स्टील के कारण वो प्रसिद्ध है। क्योंकि उस ज़माने में भी इतने अच्छे क्वालिटी की स्टील मिलती थी, सबको दंग कर दिया था। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? महरौली में की गई थी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 13वीं सदी में लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम सहायक कौन था? ये जो थे मोहम्मद बिन बख्तियार काकी थे। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ताजुद्दीन यालदौज था। कुतुबुद्दीन का ये जो ससुर लगा क्योंकि इसी की पुत्री से इसने शादी कर ली थी। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रबुद्ध संपन्न सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली का सल्तनत का प्रथम वैज्ञानिक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था, क्योंकि इसने बहुत से रिफॉर्म्स किए थे कि जनता खुश रहे। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने की थी। निम्नलिखित मुद्रा जारी करने वाला इल्तुतमिश था। दिल्ली की कुवल इस्लाम मस्जिद में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्थिति में है? चंद्र की स्थिति में है। इंडो इस्लामिक काल का सबसे पहला उदाहरण क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के स्थापक किसके आदेश के तहत किया गया था? कुतुबुद्दीन के ऐबक के द्वारा किया गया था।
निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के योगदान नहीं दिया था? तो तुगलक वंश में जो है गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें योगदान नहीं दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी, जब उस पर बिजली गिर गई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने भी इसे फिर से बनवाया था। कुतुब मीनार में कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं है? यह एक 4 मंजिली संरचना है, ये तो पहले ही, यह इल्तुतमिश द्वारा पूरी गई है, नहीं इल्तुतमिश के द्वारा नहीं पूरी गई थी। प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजन में भिन्नता नहीं, सब बराबर में यही है, एक ही स्ट्रक्चर सबका है। ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रम से कम होती गई है। यह 4 मंजिली संरचना है, यह जो है गलत है। निम्नलिखित सुल्तान में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश के अंतिम उत्तराधिकारी था? नासिरुद्दीन महमूद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन में संबंधित नहीं है? तो उसने तुकान चलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया था, ये तो एकदम सही है इसके लिए। उसने बंगाल के विरुद्ध का दमन किया था, ये भी सही है। उसने नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि जो राजा होता है वही ईश्वर का प्रतीक होता है यहाँ पर। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये गलत है। इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने की थी। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन था। और गियासुद्दीन बलबन को और एक उपाधि दी गई थी, क्या दी गई थी? उलुग खां की उपाधि दी गई थी। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। इसने उलुग खां की उपाधि दी थी, इसने अपनी पुत्री की विवाह इससे कर दिया था इसलिए। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? अफरासियाब का वंशज मानता था। सुल्तान बलबन के दरबार का गठन किया गया फारसी पद्धति पर किया गया था, ये देखिए यूपीएससी प्री ऑप्शनल में आया है। अपनी शक्ति का संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिल्ले इलाही। किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा? बलबन ने कहा कि मैं जो है खुदा का प्रतीक हूँ। निम्नलिखित सुल्तान में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो उसने, बलबन ने कहा है कि मैं खलीफा का सहायक हूँ। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब द्वार पाई गई है? सुल्तान बलबन का मकबरा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यत थे? बलबन के मकबरे में है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, बलबन का मकबरा है जो कि शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह? बलबन ने। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्की चहलगानी का दमन कर दिया? और बलबन ने जो है इसको बंद कर दिया, क्योंकि यही सब कंट्रोल करने लगे थे 40 लोग। और इसका स्टार्टिंग किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, ताकि जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो लाया जा सके। निम्नलिखित में किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चलगिनास का विनाश का? बलबन को। चिहालगानी का फार्टी के रूप में विकसित तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम सुल्तान? बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज़ को प्रारंभ कराया था? तो बलबन ने नौरोज़ को प्रारंभ कराया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज़ बलबन के द्वारा किया गया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रदर्शन किया वो कौन था? बलबन था। दिल्ली सल्तनत के शासकों की किसका राजस्व का सिद्धांत प्रसिद्ध था और शक्ति न्याय पर आधारित थी? तो वो बलबन था। दिल्ली सल्तनत का शासकों की किसके राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शासक और न्याय पर आधारित थी? भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से असंभव है, संभव है नहीं है। यह कथन किसने कहा था? इल्तुतमिश ने कहा था। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन इल्तुतमिश ने कहा था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश जो था वो
चंगेज़ खान के समकालीन था। चूँकि चंगेज़ खान भारत की तरफ आया था, सिंध की तरफ आया था और वहीं से वापस भी हुआ था, क्योंकि जिसके पीछे वो आया था उसे रक्षा देने की इसने मना कर दिया था कि मैं आपको संरक्षण नहीं दूँगा। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा इसके शासनकाल में आया था, इल्तुतमिश के। हाँ देखिए, जलालुद्दीन नाम आया ना अभी, तो जलालुद्दीन का पीछा करते हुए वो भारत के नज़दीक आया था और इल्तुतमिश ने इसको अपना संरक्षण देने से मना कर दिया था। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था किसका? इल्तुतमिश का। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? इल्तुतमिश है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि घोरी का गुलाम ये था कुतुबुद्दीन और उसका गुलाम इल्तुतमिश। घोरी की बेटी से इसने की और इसके साथ इसने शादी की। प्रथम इल्बारी शासन कौन था? तो इल्तुतमिश था। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्तियों का पहनना पड़ता था क्या? लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया? तो इल्तुतमिश ने ही उसे पूरा करा दिया। मिन्हाज और सिराज किन शासकों का समकालीन था? 10वां शासक, 10 वंशीय शासकों के। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मिन्हाज और सिराज, इनकी किताब थी तबकात ए नासिरी। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? कुतुब मीनार में इल्तुतमिश की कब्र है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। उत्तर भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में से वह क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ पर उत्तर भारत क्यों दिया गया है? क्योंकि दक्षिणी भारत में रुद्रमा देवी के नाम से भी एक शासिका हुई थी, इसलिए उत्तर भारत की पहली मुस्लिम शासिका बोला गया है कि रजिया सुल्तान है। निम्नलिखित में से अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली शासन पर राज किया था? रजिया सुल्तान ने। किसकी बेटी? इल्तुतमिश की। 1236 से इन्होंने राज किया था, 40 तक इनका राज्य खत्म भी हो गया। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान के सिक्कों पर उद्मत निस्वा का विरुद्ध धारण किया? रजिया ने किया था। उद्मत उल निस्वा। रजिया बेगम को सच्चायुक्त करने में किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। तुर्क जो है कि इनके खिलाफ हो गए थे, इस वजह से इन्हें हटा दिया। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वत्र अंकित हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह के। सुल्तान घरी किसके मकबरा है? नसरुद्दीन महमूद के। और ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत बलबन ने कराई थी। बलबन ने कहा था कि आप हमारे सामने घुटनों के बल बैठ के आंखें नीचे करके सिजदा करेंगे और पाबोस भी करेंगे। सिजदा और पाबोस। किस सल्तनत काल शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? बलबन ने सीमा विस्तार नहीं किया, उसे सुदृढ़ किया। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खां था, जो बंगाल का दमन इसने किया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? तो बलबन था। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने का मूल स्रोत बर्नी है। बर्नी लेखक थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा है पूरा। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित कौन से एक कारण नहीं है? आंतरिक विद्रोह, गलत विदेशी आक्रमण और भारतीय शासकों की तुर्कों का शासन उखाड़ना, ये सारे कारण थे उसके लिए। और उसका कमज़ोर होना, स्वभाव कमज़ोर था ही नहीं भाई। निम्नांकित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए हुए को सही करनी है। बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। बर्नी निरंतर हो रहे मंगोलों आक्रमण के भय का उल्लेख करता रहा। दोनों सही है। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास किसके निर्दिष्ट कार्य करता था? तो शाही गुलाम जो थे उन्हें बंदखान ए खास कहा गया था।